हमारा जो विजन है, हम जो समझते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हुआ है। और इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो जिसको जनता ने अपना नुमाइंदा बनाया था और वो नुमाइंदा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि उन्होंने फेल कर दिया, लेकिन ये 5 वर्षों का जो समय हम लोगों को जनता मालिक ने दिया है, इसका मिनट टू मिनट का हम उपयोग करेंगे। हमारा जो विजन है, हम जो समझते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हुआ है। और इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो जिसको जनता ने अपना नुमाइंदा बनाया था और वो नुमाइंदा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि उन्होंने फेल कर दिया, लेकिन ये 5 वर्षों का जो समय हम लोगों को जनता मालिक ने दिया है, इसका मिनट टू मिनट का हम उपयोग करेंगे। और मेरा मानना है कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम अगर ठान लेंगे तो वो नहीं होगा। संकल्प मेरा मजबूत होना चाहिए, और जब संकल्प मजबूत होगा, मेरे भाई कह रहे थे कि रंगकर्मी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, नाटक मरते जा रहा है, ये विधा जो है हम मानते हैं। हम भी थे जब छात्र जीवन में, तो गांव में जब छठ पर्व होता था और परना के दिन हम लोग नाटक करते थे, बड़ी इंटरेस्ट रखते थे। आज वो प्रचलन खत्म हो गया। आज हमारे क्षेत्र में एक जगह दुर्गा पूजा में नाटक होता है जिसका मैं उद्घाटन करके भाषण करता हूं, बाकी ये प्रचलन खत्म हो गया। भाई साहब, आप सरकार पर जो दोष देते हैं, हम आपको दोषी मानते हैं। आज भी बंगाल में ये संस्कृति जिंदा है। वो इसलिए जिंदा है कि वहां के रंगकर्मी अपने आप में संकल्पित हैं कि हम हर हालत में अपने इस मिशन को आगे बढ़ा के रहेंगे। सरकार मजबूर हो जाती है, आप बढ़िए ना, आप नाटक को बढ़ाइए, रंगकर्म बढ़े, और हमारे जैसे लोगों का भी सहयोग उसमें रहेगा। जब इधर से दबाव बनेगा तो उधर ऑटोमेटिक है कि आपके लिए उधर खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं हाल में विदेशों में भी गई थी, तो वर्ग रूम में छात्रों की संख्या कम हो रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो ऑनलाइन सुविधा मिल गई है बच्चों को, बच्चे जहां हैं वहां से वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बच्चे मोबाइल वगैरह में ज्यादा समय दे रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि संस्थान के स्तर पर कड़ाई नहीं हो रही है, और हम ग्रॉस रेशियो बढ़ाना चाहते हैं बच्चों का, तो इसलिए हम उनको एग्जाम में अपीयर होने देते हैं। मैं एक कॉलेज से हूँ और मैं कहूंगी कि 75% अटेंडेंस इज अ मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभी हमें भी उसमें समझौता करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के यदि 75% अटेंडेंस नहीं हुए तो हम उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस करवा के, उनसे नोट्स लिखवा करके और उनको एग्जाम देने देते हैं। तो ये शिक्षा जो है ये 4 अवयवों से बनता है। एक तो विद्यार्थी है, एक शिक्षक है, एक सरकार है, और एक अभिभावक भी इसके पार्ट होते हैं। तो हम लोग के समय जब पढ़ाई होती थी तो अभिभावक जब भी शिक्षक से मिलते थे तो अपने जो पात्र होते थे, उनके जो पालित होते थे, उनके बारे में पूछते थे कि कैसा कर रहा है। आज बड़ा ह्रास हुआ है मूल्यों में भी। आज अभिभावक, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगी कि वो आते हैं कॉलेज कब, जब उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता होता है तो पैरवी के लिए आते हैं। आज अभिभावक बड़ी बहुत दुख होता है जो ये कहने आते हैं कि मेरे बच्चे का सेंटर आपके कॉलेज में पड़ा है, जरा देख लीजिएगा। क्या देख लेंगे भाई? जब बच्चों को कॉलेज आना था, आपने एक दिन नहीं पूछा आकर के कि हाँ हमारा बच्चा कॉलेज आता है कि नहीं। अगर हम उसको डिटेन करते हैं तो आप पैरवी करते हैं, आप दबाव डालते हैं। तो ये चातुर्दिक ह्रास है इस मामले में कि ना अभिभावक को मतलब है कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। अभिभावकों को जब मैं कॉलेज में फोन ड्राइव चलाती हूँ, लड़कियों से फोन सीज करती हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अभिभावक आके कहते हैं कि हमने तो फोन दिया ही नहीं है, और बच्चे के पास स्मार्टफोन होता है और वो उससे अपलोड डाउनलोड सब कर रहे होते हैं। तो अभिभावक को बच्चे पर कंट्रोल नहीं है, उनसे ज्यादा मतलब नहीं है। शिक्षकों को है कि अब ऐसा आ गया है कि शिक्षा पहले मिशन हुआ करती थी, अब प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी मैं साहित्यकार के रूप में अपने आप को बहुत ही अदना महसूस करता हूं। जी बिल्कुल।
चूंकि सर हम देखते हैं हमारे समाज में पहले की अपेक्षा अभी साहित्य पढ़ने की रुचि काफी घटती जा रही है, तो इसका क्या कारण है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल हम सबों के बीच रखना चाहते हैं। हमारे साहित्यकारों की एक व्यथा है कि हम लिखते हैं, लिखने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ अर्जित करते हैं, बहुत सोचते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, और जब प्रकाशित हो जाती है तो फिर हम लोग खुश होते हैं कि कुछ लोग पढ़ेंगे, लेकिन उस समय बहुत दुख, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं जब पढ़ने वाले पाठक नहीं मिलते हैं। और आप जबरदस्ती भी किसी को दे दे, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर मैं आपको रखना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध आईपीएस ऑफिसर है, तो मेरी जब पहली पुस्तक आई थी जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, तो मैं उनको दिया, एक व्यक्ति ले गए कि आप इनको दीजिए, तो मैंने बोला कि सर इसकी दो बातें हैं, इसको 250 रुपया में हम दूसरे को दे सकते हैं, आपको हम फ्री में दे रहे हैं, शर्त इतना है कि इसको पढ़ करके हमको बताइए और हम आपसे फोन करके पूछेंगे क्या ये किताब पढ़े, 2-4-10 पन्ना ही सही। लेकिन बड़ा ये दुखद है कि लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने में रुचि बिल्कुल नहीं है, नगन है। मैं पिछले बार एक कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ था, विभिन्न आईटीआई में जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता था, कॉलेजेस में जाता था बच्चों को कुछ बताने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए। तो मैं पूछता था वहाँ के टीचर से कि साल में कम से कम एक कोई पुस्तक आप बताइए जो पूरा पढ़े हो। बच्चों से पूछा कि 5 साल में तुम एक पुस्तक बताओ, किसी भी तरह की कोई पुस्तक जो तुम पढ़े हो। परिणाम शून्य मिलता था, बिल्कुल नहीं। पढ़ने की रुचि बिल्कुल कम है, लोग पढ़ना चाहते नहीं। अब चाहे जो कारण हो पता नहीं, लेकिन इस रुचि को बढ़ाना पड़ेगा। जब पढ़ने की रुचि बढ़ेगी तभी हम लोग कुछ लिखने में अच्छा महसूस करेंगे, या फिर लिखने वाले लोग जो बड़े बड़े लेखक हैं, हमारे संजय भैया हैं, रामेश्वर द्विवेदी हैं, इन लोग को और हौसला मिलेगा, राजेश भैया हैं जो लिखते उठते हैं, हमारे अमीय भैया हैं, तो ये लोग लिखते हैं, इन लोग की बातों को इनको ऊर्जा तभी मिलेगा जब हम लोग खूब इनकी बातों को पढ़ेंगे, इनके लिखे हुए चीजों को, रचनाओं को पढ़ेंगे। ये बड़ा दुखद है और इसमें हाँ मीडिया, खासकर के ऑनेस्ट रिपोर्टर की भूमिका होनी चाहिए। ऑनेस्ट रिपोर्टर है, यहाँ जवाब भी ऑनेस्टली देना पड़ता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ये है। नई पीढ़ी साहित्यकार से जुड़ी रहे, इसके लिए हमारे मौजूद प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का 2 खंड है मेरी समझ से। पहली बात तो यह है कि शिक्षा, वर्तमान शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में एग्जाम का जो पैटर्न है, जो मोटिव है, मैं उससे कभी सहमत नहीं हुआ, जबकि पढ़ रहा हूं इस एजुकेशन सिस्टम का। आप एग्जाम का मतलब यही बना दिए हैं कि पूरा का पूरा खा लो और जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में ठेठ शब्दों में। दैट मीन्स कि एग्जाम जो है वो लर्निंग ओरिएंटेड है, मेमोरी ओरिएंटेड है, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड नहीं है। आज के एग्जाम पद्धति से बच्चों का समुचित मूल्यांकन नहीं होता है। आप कितना अच्छा रटने वाला है, कितना अच्छा याद करने वाला है, उसी की परीक्षा ले रहे हैं। आप प्रश्नों का पैटर्न भी देखेंगे, वो बदलता जा रहा है समय के साथ साथ, आपको इस चीज का एहसास होगा। इस सब के बावजूद आपका प्रश्न है कि एग्जाम का समय है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मानता हूं कि भाई इनके पास जो है अपार ज्ञान का सागर है। इसके अलावा कई टीवी डिबेट्स में भी लिखने को मिलते हैं और देश के कई राष्ट्रीय प्रमुख अखबारों में इनका जो संपादकीय लेख है वो विभिन्न विषयों पे आते रहता है। तो इनसे भी कुछ सवाल रहेगा आज
और इनके साथ जो बैठे हुए हैं कृष्ण कुमार जी, ये भी शिक्षाविद हैं और स्कूल के कई सारे चेंज और भी जो पाठ्यक्रम है और जो तैयारी वाली जो भी संस्थानें हैं वो इनकी है। तो कुछ सवाल इनसे भी रहेगा। सबसे पहले आपसे, जो खास करके चूंकि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य को लेकर के बिहार में जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार में खासकर पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए काफी कुछ है। और जहाँ तक घूमने फिरने की चीजों को हम लोग दो प्रकार देख सकते हैं। एक पर्यटन है कि सामान्य तौर पर हम कहीं जाते हैं, कोई जगह है, और दूसरा है कि सांस्कृतिक पर्यटन है, जिसको आप तीर्थाटन भी कह सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बराई। मतलब कि घूमना फिरना और खासकर सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण के साथ, या फिर नेचर है उसको भी आप ध्यान में रख करके अगर घूमते हैं तो आपकी जानकारी, सूचनाएं, ज्ञान, काफी कुछ आप लर्न करते हैं, काफी कुछ आप सीखते हैं। और इससे क्या है कि मतलब आपको वहां जहां आप जाते हैं वहां की संस्कृति को भी जानने, बुझने, समझने का बोध होता है। संस्कृति है, वहां की प्रकृति है, वहां के नेचर है, वहां के लोग हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम लोग के मतलब इस प्रदेश का नाम ही बिहार है। लाइन अच्छा है, लेकिन हम मानते हैं कि मतलब सभी चीज का बेस्ट हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए और उससे जो बेस्ट निकल सकता है उसका प्रयास भी होना चाहिए। सोशल मीडिया का ऑनलाइन एक्सेप्टेंस कोरोना काल में इस रूरल इंडिया में हुआ और दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं कि न चाहते हुए भी बहुत बेहतर काम हुआ कि सोशल एक जो गल्फ था शहर के बीच में, एक गल्फ था क्वालिटी टीचर्स की, क्वालिटी एजुकेशन का। बच्चों को पता ही नहीं था कि क्वालिटी टीचर का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है। चंद शिक्षाविद शहर में होते थे, चंद शिक्षाविद कुछ मेट्रोज में होते थे। मेट्रोज के बच्चों को तो कुछ क्वालिटी एजुकेशन मिल भी जाता था। जो सुदूर देहात में, वैशाली में बच्चा बैठा हुआ है, जो बच्चा पढ़ी के गांव में बैठा हुआ है, उस तक क्या क्वालिटी एजुकेशन होता है उसका एक पैमाना भी देखने को उसको नहीं मिल पाता था। मुझे लगता है कि कोरोना काल, ऑनलाइन एक्सेप्टेंस जो कोरोना के काल के बाद ही पूरे देश में और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया में हुआ है, एक तरह से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मैं एग्जांपल आपको देख के बताता हूं। जैसे अभी सरकार के लिए बहुत आसान होता है बोल देना कि ठंडा बढ़ गया है, पढ़ाई बंद कर दिया जाए, स्कूल बंद हो गया। अब वो बच्चा अपने घर में रहेगा तो क्या करेगा? जो विद्यालय अब थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं, जो अपने आप को इक्विप्ड कर लिए हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। कम से कम बच्चा उससे जुड़ा हुआ। एक दूसरा, बच्चे को अब ये आभास हो गया है कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो YouTube पे जाके वो ऑनलाइन कुछ क्लासेस को देखकर उसको इस बात का वो कंपेयर कर पाता है कि अच्छा पढ़ाई का मतलब ये कॉन्सेप्ट जानना हमारे लेवल पर आवश्यक है। और चंद शिक्षक ही सही, लेकिन वो ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पाते हैं। तो बच्चा कंपैरेटिव एनालिसिस करना समझ गया, कम से कम सीख गया। जिनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। साथ ही महिलाओं के समृद्ध और उनको जुझारू, मजबूत बनाने में जितनी अपनी भूमिका ममता रानी ने निभा रही है शिक्षा के क्षेत्र से, बच्चियों का एक तरह से ये रीढ़, इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। ये दोनों हमारे शहर की महिलाएं हैं और दोनों अपने ही अपने स्तर में कहीं ना कहीं दिव्य महिलाएं, दिव्य महिलाएं कहा जा सकता है। और ये दिव्य महिलाएं दोनों समृद्ध कर रही है महिलाओं को बात को अपने हर मंच पे रखने का मौका देती है। तो पहला सवाल हमारा ममता रानी जी से रहेगा कि नई पीढ़ी की जो बच्चियां दिशा से दिशा विहीन हो जा रही है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इस पे नाचना और गाना जो दिखा रही है, रोड पे चल रही है, स्कूटी चला रही है, उस पर जो ईश्वर प्रदत्त है, किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर प्रदत्त है। और ऐसा ही माना जाता है कि इसके जनक भगवान श्री कृष्ण है और उनको 64 कलाओं का एक्सपर्ट माना गया है। उन्हीं से 64 कलाओं का निर्माण हुआ है।
पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग कला अपनी यात्रा करती हुई चली आ रही है। और आज के इस कलयुग के संदर्भ में भी कला का विकास निरंतर हो ही रहा है और सुविकास ही हो रहा है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसा ममता दीदी ने बोला बहुत अच्छा, आज युवा पीढ़ी में जो भटकाव हम देखते हैं, इस भटकाव का सबसे गहन और जड़ जो है उनकी संवेदनाएं, उनके रस। हमारे साहित्य में रस, छंद, गद्य, जो 9 रसें हैं, श्रृंगार से लेके अब 2 रस और आ गए, भक्ति और वात्सल्य। इन सभी रसों का संचार और उसकी भावाव्यक्ति, ये सब बच्चों के अंदर बहुत कम हो गए हैं। ये यंत्र, सही कहा ममता दीदी ने कि ये यंत्र ने, तो कला के माध्यम में सबसे बड़ी बात है वो इंसान को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोन अप करती है। चारों तरफ से, भावनात्मक से, मानसिक से, शारीरिक, हर तरह की चीजों को बैलेंस्ड करती है। और ये तब पता चलता है जब बच्चा लॉन्ग रन में इसको चल रहा होता है। कला अपने आप ही सुंदर होती है, जुड़ने के लिए हर कोई बेताब रहता है, कला का चाहे कोई भी पक्ष हो। और आज भारत सरकार, हर राज्य सरकार, हर तरफ की सरकारों से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ कला के पक्षों को, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, नाटक हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, आइकोनोग्राफी हो, कुछ भी एक ऐसा माध्यम साथ साथ पढ़ाई के साथ लेते चले ताकि उनका मानसिक बोझ थोड़ा कम हो, और होता भी है। आपका ऑनेस्ट रिपोर्टर के मंच पर स्वागत है। आप दोनों बीते हुए वर्ष में इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए ऑनेस्ट रिपोर्टर के संपादक, उस परिवार को और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कि हमारे बीच परिचय के मोहताज नहीं, आदरणीय संजय पंकज जी। अब इनके सामने तो बोलने में भी थोड़ा सा लगता है कि क्या बोला जाए ना बोला जाए, लेकिन फिर भी परिचय करा देते हैं। साहित्यकार हैं, युवा हैं, युवा साहित्यकार हमारे समाज के संजय पंकज जी और द्विवेदी जी हैं। आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। साहित्य पर काफी चर्चा हो रही थी। पहले तो हम लोग सोचे थे, मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने सोचा था कि संजय भैया से पूछा जाएगा और उनसे ही सवाल लिया जाएगा। साहित्य को लेकर जो पढ़ने का रुझान जो कम हो रहा है, जो पाठक है वो कम हो रहा है, इसमें किसकी गलती? पाठक की गलती या कवि की गलती है? बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। ऑनेस्ट रिपोर्टर के माध्यम से साहित्य संस्कृति का भी जो पृष्ठ संपादित और प्रकाशित कर रहे हैं, इसके संपादक, युवा संपादक प्रेम भूषण जी, आप उनसे पूछ लीजिए कि उस पृष्ठ को पढ़ने वालों की संख्या इस देश में कितनी है। पीडीएफ भी भेजते हैं और उसकी छपी हुई प्रति भी पूरे देश में जा रही है और साहित्य को पढ़ा जा रहा है। ये हम नहीं पढ़ते हैं, इसका यह अर्थ नहीं हो जाता है कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं। पुस्तक मेला भी खूब लग रहा है, पत्रिकाएं भी खूब बिक रही हैं और किताबों की भी बिक्री खूब हो रही है और हर शहर में लगभग साहित्योत्सव हो रहा है। ये मामला वैसा ही है कि न इश्क घटा है, न इश्क घटा है, न दुनिया बदली है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। तो दिया जल रहा है, साहित्य का काम हो रहा है। और साहित्य कहाँ नहीं है? साहित्य को व्यापक रूप से देखिए। अभी मैं तो देख रहा हूं कि शुरू से अंत तक, अब तक, इसके आगे भी बिना साहित्य का काम ही नहीं चलने वाला है। साहित्य शाश्वत है, सनातन है और साहित्य आपकी हर सांस में बसा हुआ है। हमारा जीवन दर्शन, हमारे जीवन की आचार संहिता, हमारा धर्म, हमारा व्यवहार, जो कुछ भी है, हमारे घर के मांगलिक अनुष्ठान से लेकर बाहरी दुनिया तक भी, और हम जो कुछ भी परफेक्ट ढंग से कहना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा का उन्नयन करना चाहते हैं, तो साहित्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। भले ही उसे आप मांत्रिक रूप में कह दीजिए, आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप विभिन्न धर्माचार्यों में लगे रहते हैं। दुर्गा पूजा के दरमियान लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। किसी पॉलिटिशियन ने इसकी रचना नहीं की है। हमारे पूर्वज मार्कंडेय ऋषि कवि थे,
विश्वामित्र, उनके कवित्व का प्रभाव है कि गायत्री मंत्र है। इसी तरह से महामृत्युंजय, तो तमाम जो कवि होना, साहित्यकार होना, ऋषि से भी श्रेष्ठ होना होता है। हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। जब कभी भी इतिहास किसी मोड़ पर जाकर दम तोड़ने लगता है, आप ही ने प्रकरण सुनाया है प्रश्न पूछने से पहले तमाम राजनीति पर चर्चा करने वाले लोगों से कि एक बार संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए। दिनकर जी ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उन्हें थाम लिया और पंडित जी ने कहा कि दिनकर आप न होते तो मैं गिर जाता। दिनकर ने छूटते ही कहा था, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे थामता है। तो केवल राजनीति ही नहीं, जब जब मनुष्य के जीवन की डोर कमजोर पड़ने लगती है, जब जब मनुष्य टूटने लगता है, थकने लगता है, दिशाहीन होने लगता है, साहित्य उसे आत्मबल भी देता है, उसे दिशा का ज्ञान भी देता है। साहित्य उसकी जय यात्रा में काफी सहायक होता है। इसलिए साहित्य के प्रति निराश होने की जरूरत नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि संसार नहीं पढ़ रहा है। न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। यह वितंडावाद की हवा चलती रहेगी, नकारात्मकता की हवा चलती रहेगी, साहित्य का दिया जलता रहेगा। क्योंकि साहित्य प्रेम है, साहित्य संवेदना है, साहित्य व्यापक सरोकार है और साहित्य वहां है जहां जहां हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये केवल मन की बात नहीं है, दिल की बात है, आत्मा की बात है, चेतना की बात है। ये आपको आपके जीवन के मूल्य का एहसास कराता है। साहित्य आपके सामने जैसे दर्पण होता है, तो दर्पण केवल बाह्य दिखलाता है, साहित्य अंतरतम को भी आलोकित करता है, अंतरतम को भी दिखला देता है। इसलिए साहित्य के प्रति निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। साहित्य शब्द जितना सुंदर है, आपने उसकी व्याख्या उससे भी ज्यादा सुंदर की है। पर सर, पहले के साहित्य और आज के समय के साहित्य में क्या फर्क? जब मैं अशुद्धियां कह रहा हूं तो इसका एक अर्थ यह नहीं है कि भाषा की अशुद्धि। साहित्य जिंदगी की अशुद्धियों के खिलाफ खड़ा होता है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कुछ है तो वह है शुद्ध जीवन जीना, शुद्ध जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना। इससे समाज को बहुत मतलब नहीं होता है। कुछ खास वर्ग के लोग होते हैं जो इस अशुद्धि को दूर करने की कोशिश करते हैं। वह कला का कोई भी माध्यम हो, स्थापत्य कला हो, चित्र कला हो, मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो। रंजना सरकार बैठी हैं और शिक्षाविद बैठी हैं ममता रानी। इन्हें ज्यादा बेहतर पता है कि शिक्षा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने वाले कितने लोग होते हैं हमारे बीच। साहित्य उतना ही पढ़ा जा रहा है, साहित्य उतना ही लिखा जा रहा है, साहित्य का मान उतना ही ज्यादा है जितना किसी भी जमाने में था। और जब तक मनुष्य के भीतर संवेदना होगी, जब तक आत्मा का राग होगा, जब तक संस्कार और संस्कृति समझने वाले लोग इस दुनिया में होंगे, तब तक साहित्य लगातार लिखा जाएगा, लगातार पढ़ा जाएगा। साहित्य को कभी पाठक की, कभी लेखक की कमी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया को कभी संस्कृति समझने वाले लोगों का अकाल नहीं होगा, मोहब्बत करने वालों का अकाल नहीं होगा। इसलिए साहित्य है और रहेगा। साहित्यिक नारों के लिए एक नया विवाद पैदा करने के लिए कभी कभी पत्रिकाओं द्वारा, बड़े आलोचकों द्वारा न लिखने का कारण और न पढ़ने का कारण उछाला जाता है और बासी लोग से भयभीत रहना पड़ता है। मेट्रो को लेकर के पटना में मेट्रो शुरू हो रहा है। अभी आपके पीछे चर्चा चल रही थी मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, जो दिल्ली एनसीआर की तरफ मुजफ्फरपुर एनसीआर बनाया जाए ताकि डेवलपमेंट का जो नजरिया हो बढ़े। तो मेट्रो को लेकर के यहाँ हवाई जहाज उड़ने का मुद्दा बड़ा रहता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10-15 सालों से चल रहे हैं। कई बार लड्डू बट गया, कई बार लड्डू खा लिए,
तो इन सब चीज के लिए जो है कुछ औद्योगिक विकास के लिए, हालांकि सरकार तो पहल कर रही है। अभी तो जो फर्स्ट जो भी कैबिनेट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उद्योग के मामले को लेकर के, चीनी मिल को लेकर के बात हो रही है सरकार की। मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग का क्या ऐसा एजेंडा और क्या बात है? देखिए, मेट्रो में अभी दिल्ली दूर है। अब ठगने की बात करना हो तो हम बोल देंगे पूरा मेट्रो का ये रूट तैयार हो रहा है, वो रूट तैयार हो रहा है, बीत जाएगा या व्हाटएवर जो। लेकिन अभी मेट्रो में समय लगेगा। अभी मेट्रो पटना में चालू होने दीजिए, जब विस्तृत हो जाएगा उसके बाद ही वो मेट्रो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। ऐसा नहीं दरभंगा चला जाए, भागलपुर चला नहीं जाएगा। मेट्रो में मुजफ्फरपुर का नाम है, लेकिन काम होने में अभी समय लगेगा। रही एयरपोर्ट की बात, तो एयरपोर्ट के पहले 5 फेज में टेंडर होता है। आप जान जाइए, किसी भी एयरपोर्ट का 5 फेज में टेंडर होता है। पहला फेज हो गया है, एयरपोर्ट के कंपाउंड वॉल का टेंडर हो गया है, LOI हो गया है, एजेंसी डिप्यूट हो गया है। दूसरे फेज का टेंडर जो होता है वो रनवे का होता है। रनवे का टेंडर लग गया है, अगले 15 दिन में उसका भी टेंडर हो जाएगा। फिर तीसरे में हैंगर बनता है, फिर चौथे में ऑपरेशनल होता है, तब जाकर के जहाज उड़ती है। तो अपने यहाँ जो अभी रनवे है, वो रनवे 650 मीटर का रनवे है। उस 650 मीटर के रनवे में मैक्सिमम 550 किलोमीटर का हवाई जहाज उड़ सकता है, जो उड़ाने की तैयारी चल रही है। 72 सीट का एक फ्लाइट आता है जो 1000 किलोमीटर का दूरी तय करता है, जो 1100 किलोमीटर का दूरी करता है। उसके लिए 850 मीटर का रनवे चाहिए। तो जब तक 850 मीटर का रनवे नहीं होगा, इस एयरपोर्ट में मजा नहीं आएगा। तो केंद्र सरकार नागरिक उड्डयन विभाग ने बिहार सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए पत्र लिखा है। तो ये पता है कि पिछले पूर्व में कुछ दिन पहले, अभी हफ्ता दिन पहले, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से इस विषय पर मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी आ गया है, मंत्रालय में चिट्ठी आ गया है। उस पर से अब सरकार के द्वारा एक गजट निकाल करके कि भूमि अधिग्रहण करा जाए, इसके लिए एक चिट्ठी जिला प्रशासन को आने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि जब तक ये सब काम चलता रहेगा, इसी बीच में अगर हम लोगों को 250 मीटर और रनवे मेरा बढ़ जाता है, तो मुजफ्फरपुर के लोगों का जो एक परिकल्पना है कि हमको ऐसा जहाज चाहिए जो कम से कम दिल्ली जा सके, बॉम्बे जा सके और कलकत्ता जा सके। ये 3 जगह हमारा मुख्य केंद्र है। तो ये भी हो जाएगा, लेकिन काम उसका प्रारंभ हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विषय में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बियाडा में अभी बैग क्लस्टर लगा, और बैग क्लस्टर जो यहाँ पर लगा है बहुत ही अच्छा बैग क्लस्टर लगा है। माने इस किस्म का बैग यहाँ बनाया जा रहा है जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। साथ ही बैग बहुत अच्छे किस्म का यहाँ बैग बनाया जा रहा है, बहुत कम मूल्यों से लेकर के अच्छे दर तक के भी बैग बन रहे हैं। और उसमें काफी फैक्ट्रियां लेदर की यहाँ लगे हैं। हम लोग इसको लेकर के भी एक प्लानिंग है। आज अभी हम यहाँ आने से पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक AGM की मीटिंग थी, तो उसमें थे, तो उसमें भी ये बात आई है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा है इस बार। पलायन को रोकने के लिए सरकार का जो एक बड़ा पलायन रोकना सरकार का मुख्य फोकस होता है। आपने देखे होंगे कोरोना काल के बाद से पलायन बहुत रुका है, बहुत। कोरोना का आप आज देखते होंगे पूरे शहर में स्ट्रीट फूड की संख्या काफी बढ़ गई, काल के बाद 20 गुना बढ़ गया है। आप पाएंगे कि यहाँ बहुत ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लग गए हैं कि लोग घर में गारमेंट तैयार करके उसको फिर सप्लायर को देकर के अच्छे पैकिंग करके मार्केट में उसको बहुत अच्छे ढंग से बेचा जा रहा है। तो ऐसे भी हमारी सरकार का नारा है वोकल फॉर लोकल, और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो इस दिशा में सरकार का
पहल है, हम लोगों का भी पहल है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ आए जिसमें अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके, मजदूरों को भी मजदूरी मिल सके, टेक्निकल हेड को भी काम मिल सके। तो इस तरह का चल रहा है। बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट के और एक्सपेंशन का जरूरत है और आने वाले दिनों में एक्सपेंशन किया जाएगा बेला को। बिल्कुल किया जाएगा। बेला में अब जितना जमीन है वहां तक एक्सपेंशन किया जाएगा। उसके बाद अभी जैसे आपने चर्चा किया ग्रेटर मुजफ्फरपुर का, तो अभी क्या है कि नगर निगम का परिसीमन भी बढ़ने जा रहा है। बहुत परिसीमन बढ़ के लगभग 70-72 वार्ड हो जाएंगे यहाँ। तो शहर फैलेगा, बहुत सारे जो शहर के इर्द गिर्द पंचायत है वो भी शहर में जुड़ जाएंगे, तो शहर उधर की ओर भागेगा। तो आगे आने वाले दिनों में एक अलग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वहां पर भी इंडस्ट्री को लगाया जा सके। अभी जैसे देखिए मोतीपुर में बढ़ाया गया है, वहां पर इथेनॉल के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के काफी यूनिट आ रहे हैं। तो उद्योग का भी विकास होगा, बढ़ावा होगा, लोगों को रोजगार का भी, नए रोजगार का सृजन होगा। स्मार्ट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उस पे कितना काम आपने, कितना वर्कआउट किया है कि कितना हो पाया है, कितना नहीं? स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर 2017 में चयनित हुआ था, 8 साल हो गया। 8 साल में स्मार्ट सिटी 8 कदम नहीं बढ़ा है। और एक जानकारी आप लोग को दे देना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम खत्म हो गया। स्मार्ट सिटी बंद होने जा रहा है, कार्यालय खत्म होने जा रही है, पैसा खत्म हो गई है। तो आप उस समय के जनप्रतिनिधियों से इसका हिसाब लीजिए। 17 से 25 तक के जनप्रतिनिधियों से पूछिए स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया, ये उन लोगों से आप जानकारी लीजिए। आपकी क्या योजना अगले 5 सालों के लिए? देखिए स्मार्ट सिटी का कोई फंड नहीं है। अब जो भी काम करना है हम लोग 100 अरेंजमेंट करेंगे इसका। जो आपका फंडिंग है, आपका जो सोर्सेस है, हमारे फंडिंग कोई विधायक निधि के फंड से शहर का सर्वांगीण विकास थोड़ी हो सकता है। विधायक निधि के फंड से छोटे छोटे मोहल्ले का, गलियों का विकास होता है, शहर का विकास नहीं हो सकता है। 3 करोड़, जिस शहर को 300 करोड़ की आवश्यकता है वहाँ 3 करोड़ से क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग स्कीम लाएंगे, लगे हुए हैं हम लोग। आने वाले दिनों में आप देखेंगे शहर में पार्क भी बनेंगे, शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा, तालाब वगैरह का भी सौंदर्यीकरण होगा और इसके साथ ही शहर की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें सब सुधरेगा। उसका रोड मैप कुछ बनाया है आपने? बिल्कुल बनाया है। उसका जो फंड है कुछ बिहार सरकार का फंड आएगा, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ के सांसद भी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि ढंग से अर्बन डेवलपमेंट से फंड लाना है, NHAI से लग करके शहर को एक रिंग रोड देना है जो एक और गंडक नदी और एक और हाईवे को पकड़ के उसका रिंग बनाया जाए और उस रिंग रोड से शहर में 10 से 15 ड्रॉप रोड उतारा है। जिस दिन रिंग रोड का निर्माण हो जाएगा और ड्रॉप गेट रोड उतर जाएंगे, क्या होगा? आज क्या होता है, अखाड़ा घाट भी जाना है तो लोग अगोड़िया बाजार से इन करते हैं या गोमरसही से इन करते हैं। कल अगर शहर में रिंग रोड हो जाता है और वो रिंग रोड मैरिन ड्राइव में गिरता है तो इतना इधर का तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर योजना चल रही है। रिवर फ्रंट को भी लेकर के एक रिवर फ्रंट दादर से लेकर के चंदवारा तक एक रिवर भी फ्रंट बनाने की योजना है। इसकी भी योजना केंद्र सरकार में गई हुई है। मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत जल्दी 2 पुल सौगात के रूप में मिलने वाले हैं। एक मार्च से पहले चंदवारा पटियासा पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा, उसका परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। पुल तैयार है, अप्रोच रोड का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। मार्च से पहले उसको जनता को समर्पित करना है। साथ ही अखाड़ा घाट में पुल के पैरेलल में और पुल बनाया जा रहा है, वो भी 2 साल के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में शहर समस्या मुक्त होगा, शहर का सौंदर्यीकरण होगा, शहर का विकास होगा। मेरे तरफ से एक अंतिम सवाल है, आपके कुछ क्षेत्र में ग्रामीण इलाका भी आता है, ग्रामीण इलाका भी आपके कुछ क्षेत्र में आता है, उसके लिए कुछ हो, क्योंकि हो सकता है। देखिए
हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके आ रहे हैं उसका बहुत सा पोर्शन आगे आने वाले दिनों में नगर निगम में समाहित हो जाएगा। तो नगर निगम में समाहित होते ही ऐसे ही वैसे आज के डेट में भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चारों पंचायत भगवानपुर, मधुबनी, पताही और मझौली खेतर, चारों मुजफ्फर शहर से कम नहीं है। आप जाएंगे तो वहां भी बहुत ही अच्छे सुसज्जित ढंग से मकाने, सड़कें सब है, लेकिन क्या है कि उनको थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। नाले की व्यवस्था, नाला नहीं है चारों पंचायत में नाला, क्योंकि अब शहर का एक्सपेंशन हो रहा है तो उधर भी नाला बना करके उसको मेन से जोड़ना होगा। शहर के जल जमाव की समस्या जो है वो भी आपको देखिएगा इस साल अप्रैल मई तक में, जैसे ही हमारा जो ये 3 STP बना है शहर में, MIT, रोहुआ और दिगरा, इसको सबको इंटरकनेक्टेड करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 4 सम्प हाउस बनाना है, सिकंदरपुर में बनाना है, अखाड़ा घाट स्विस गेट के पास एक बनाना है, एक लेप्रोसी मिशन के पास और नारायणपुर में बनाना है। तो 4 ये जब सम्प हाउस बन जाएंगे, वहां पर एक कुआं बेल बनेगा 20 फीट गड्ढा, जिसमें शहर के सारे पानी को खींच करके और उसमें से फिर STP में भेजा जाएगा और STP उस पानी को रिसाइकिल करके फिर नहर में देगी, नदी में, तालाब में डाल देगी। उससे क्या फायदा होगा आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में STP का जो पानी होता है वो बिकता भी है, एग्रीकल्चर में उसका बहुत यूज होता है। राजस्थान में STP का पानी लोग टैंकर के माध्यम से खेतों में पहुंचाते हैं, जिससे उपज बढ़ती है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, 1-2 साल इंतजार कीजिए, बदला बदला सा शहर आपको दिखेगा। युवाओं को जो अपने आपके क्षेत्र में जो युवा हैं या बिहार के युवा हैं, उनको प्रेरणा के लिए कुछ आपका राय जो हो उचित वो दे अपने शब्दों में। जो युवा जो भटक रहे हैं, जो शिक्षा के अलावा ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चक्रों में पड़े हुए हैं, उनको शैक्षणिक हम प्रबुद्धता कैसे दें, इस पर एक देखिए, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल कला केंद्र। कौशल कला एक उन्होंने अलग कौशल कला का एक मंत्रालय बनाया, वो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस देश के नौजवानों को काम मांगने वाला नहीं, काम देने वाला बनना है। तो हर हाथ को काम देने वाला हम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं और इसी में कहते हैं कि जब लोग कौशल कला केंद्र में जा रहे हैं, आज के बच्चे ट्रेनिंग लेकर के निकल रहे हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। विश्वकर्मा योजना के मार्फत से अभी आपने देखा होगा, महिलाओं को भी व्यवसाय बनाने के लिए सरकार ने जो पहल किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। तो सरकार हर दिशा में हमारे नौजवान, हमारे युवा गलत राह पे नहीं जाए। रोजगार मुखी शिक्षा पर भी सरकार का बहुत जोर है और चालू है। देखिए, आने वाले दिनों में आप देखिएगा, हर लोग काम में आपको लगे मिलेंगे। चाइना जैसा आपको भारतवर्ष में भी प्रवृत्ति देखने को मिलेगा कि हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। हर घर में अपना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रहा है, कोई न कोई हर चीज का निर्माण कर रहा है। तो यही तो परिकल्पना है 2047 का। हम लोग जो बात विकसित भारत का क्या मतलब होता है, विकसित भारत का ये मतलब होता है कि हर क्षेत्र में विकास करना है, उसमें कोई बेरोजगार, जिस दिन भारत विकसित भारत हो जाएगा, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होगा, हर हाथ को काम होगा। यह सारी समस्याएं हुई हैं। हमें आशा है जो अब रंजन कुमार जी नए विधायक बने हैं, इनके कार्यकाल में इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही इस शहर में नगर निगम को, जैसे इन्होंने बताया नगर विधायक जी ने, जो जितनी सारी स्मार्ट सिटी की योजनाएं थी, सारे पैसे खर्च हो गई और अभी काम
कितना परसेंट हुआ तो उन्होंने ही बताया है। तो यह एक जांच का विषय है जो क्या आखिर उन पैसों का हुआ क्या, और उस पर उनको ही विधानसभा में इस बात को जोर शोर से उठानी चाहिए कि जो आखिर स्मार्ट सिटी के नाम कोई अगर ठीक से हटवा लेंगे तो जाम छुड़ाना कोई बात नहीं है। और पानी निकलने की बात इन्होंने कहा है कि चार पंप लगाया जा रहा है जिससे पानी निकल जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये थोड़ा तो अर्ली है, इनके कथनी को करनी में परिवर्तन करना है और करनी जरूर कर लेंगे। नया आदमी है, मजबूती से करेंगे। मुजफ्फरपुर के विकास में अवरोधक है वो जाम है। कहीं न कहीं से जाम को अगर ठीक कर लिया गया, पानी निकालने की परिपाटी ठीक कर ली गई, परिस्थिति ठीक कर ली गई, तो नगर का विकास हो जाएगा। नगर के विकास में जो स्कूल कॉलेजेज हैं वो भी छेका गया है चारों तरफ से। जैसे एल.एन.टी. कॉलेज पर बच्चे जाते हैं, उसको जाने में दिक्कत होती है, उसके चलते भी एक जाम लगता है। जैसे इन्हीं की डेरा के पास है घुड़िया बाजार चौक, जो सबसे कम जगह लिया हुआ चौक है, वो अनवे करने की बात चल रही है। अगले बार में कुछ छोटे छोटी ऑटो की करने की अलग से बनाने की जरूरत शायद ये लोग शुरू किया है। हमको लगता है कि विकास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इस पर अगर हम लोग 2 महीना के बाद बात करेंगे। आप लोगों को बहुत आभार कि आप लोगों ने इस जाते साल में ऑनेस्ट रिपोर्टर परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। साल के अंतिम दिन में रिपोर्टर जो रखे हैं आप लोग, रहना चाहिए कि यहाँ पर इतने ये प्राकलन राशि था, इतने दिनों बनाया गया, इसका रख रखाव फलना डिपार्टमेंट करेगा। ये सब कमी है। दूसरा कि एक आज स्मार्ट सिटी है शहर, इसको कहीं टहलने का, मॉर्निंग वॉक का कहीं कोई जगह ही नहीं है। स्टेडियम है लेकिन स्टेडियम एक जगह पे है, तो मॉर्निंग वॉक भी करें, अच्छे लोग आवे, बच्चों को खेलने का मौका मिले। ये सब बेसिक चीज है जिसको की जरूरत है इस शहर में। धन्यवाद। सुगंध कुमार जी है, ये दोनों युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवाओं को एक नया दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को सुगंध जी अपने तरीके से क्या कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े और समृद्ध हो और बिहार भी समृद्ध करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भैया। हॉनेस्ट रिपोर्टर द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये प्रतिवर्ष आप करते हैं और हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही मुझे जो भी सुन रहे हैं इस हॉल में और हॉल के बाहर, इस लाइव चल रहा है उसके माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका जो क्वेश्चन है कि युवाओं को क्या करना चाहिए, युवा को कर्म करना चाहिए। एक लाइन में अगर आप हमसे पूछते हैं तो युवा को कर्म करना चाहिए। वो जो काम कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है ईमानदारी से करे। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो उससे सबसे पहले उसका परिवार सुदृढ़ होगा। मेरा मानना है कि आपन परिवार सुदृढ़ तो समाज सुदृढ़, क्योंकि आपके परिवार से ही समाज, गांव और जिला और देश बनता है। तो पहले आप अपने परिवार को मजबूत करिए, और परिवार को मजबूत तभी आप कर सकते हैं जब आपका यौवन रहता है, जब आप युवा होते हैं। आप जब बुजुर्ग अवस्था में चले जाएंगे, जब आपका एक उम्र हो जाएगा, उस समय आप परिवार को मजबूत नहीं कर सकते हैं, परिवार को ज्ञान दे सकते हैं। मजबूत करने के लिए युवा होना जरूरी है, क्योंकि आप में ताकत करें तो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, राजनीति में भी आ सकते हैं। लेकिन युग बदल गया है, पहले वाला बात नहीं है, और युवा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। वंशवाद जो कह रही है कि बाप के बाद बेटा, तो कारण क्या है कि उसके पास एक आर्थिक शक्ति होती है, और आर्थिक शक्ति साथ ही साथ बड़ा मैनेजमेंट, ऊपर तक पहुंच, इन सब के कारण वे लोग बाजी मार जाते हैं, और नए लोग मतलब कि आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन एक नए तरीके से लोग
प्रयास कर रहे हैं। अब युवा आएंगे, क्योंकि अभी युवाओं का दौर आने वाला है। हर तरफ युवाओं का डिमांड भी हो रहा है, और थोड़ा सा अगर हमारी युवा पीढ़ी पीछे पीछे घूमना बंद कर दे और अपने लक्ष्य को केंद्रित करे तो सक्सेस जरूर होगी, और दिखावे से दूर रहे तो संभव है कि राजनीति में मुकाम पाया जा सकता है। क्योंकि सर आप लोग अपने क्षेत्र में काफी दिग्गज हासिल लोग हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग के तरफ से क्या पहल होगी हमारे युवाओं के लिए कि हमारे युवा को अपना क्षेत्र छोड़कर, अपना राज्य छोड़ के दूसरी जगह अपना फ्यूचर देखने ना जाना पड़े, वो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो। देखिए, हम लोग प्लान वाले लोग हैं। मेरी इच्छा है कि सत्येंद्र कुमार टुनटुन जी हम लोगों के अभिभावक है, गार्जियन है, और इनको अंग वस्त्र 2 साहित्यकार दोनों आदमी कहाँ हैं वो आ जाए और साथ में इनको सम्मानित करे। ये सत्येंद्र कुमार टुनटुन जी को एक अंग वस्त्र उठाकर दोनों साहित्यकारों लोग आकर सम्मानित करें। क्योंकि ये विश्वविद्यालय के सीनेटर है, सिंडिकेट है, तो इस माध्यम से सीनेटर ही कहे, तो अच्छा लगता है। नीचे उपस्थित सभी अतिथिगणों से आग्रह है कि आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम लोग राष्ट्रीय गान को एक बार गाएंगे। मैं नीचे खड़े बैठे सारे अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रीय गान से करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की के लिए भी, बिहार के लिए भी और हिंदी पत्रकारिता जगत के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। और इसके संपादक युवा संपादक हैं। मुझे बुलाया था तो प्रियवर वरुण जी ने कहा कि युवा कवि, तो मैं कहता हूं कि मैं शाश्वत युवा हूं। जब मैं अंतिम यात्रा पर भी रहूंगा तब भी युवा ही रहूंगा, क्योंकि देह बूढ़ी होती है, मन बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, चेतना बूढ़ी नहीं होती है। और जो रचनाकार होता है, संस्कृति कर्मी होता है, वह मन, बुद्धि, चित्त, चेतना और आत्मा के स्तर पर होता है। देह तो आती जाती है, हम शाश्वत हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज रचनाकार काजी नजरुल इस्लाम ने अगर लिखा, आमी विद्रोही चिरयशान तामी झंझा, आमी धोरजटी, आमी परशुरामेर कठोर कुठार, तो हम ऐसे महान पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने शब्द की साधना ही नहीं की, शब्द का साक्षात्कार भी किया और संपूर्ण संसार को, भटकते हुए संसार को अंधकार से मुक्ति दिलाने का ज्ञानात्मक प्रकाश उसे उपलब्ध कराया। आज ऑनेस्ट रिपोर्टर पत्रिका वही काम कर रही है। प्रेम भूषण इसके संपादक हैं, युवा है, और इनकी पत्रकारिता की यात्रा बहुत मजबूत और लंबी है। संग साथ डॉक्टर अविनाश तिरंगा के साथ इन्होंने पत्रकारिता की यात्रा शुरू की और आज दोनों अपने अपने ढंग से युवाओं के लिए, समाज के लिए, समय के लिए काम कर रहे हैं। और ये प्रेम भूषण
ऑनेस्ट रिपोर्टर नियमित रूप से पीडीएफ, मुझे लगता है कि हजारों पीडीएफ के रूप में पत्रिका पूरे देश में बड़े बड़े राजनेताओं के पास, लगभग सारे राजनेताओं के पास, प्रधानमंत्री के पास भी, और बड़े बड़े रचनाकारों के पास, रंगकर्मी, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी साहित्य संस्कृति और सरोकार सामाजिक, उन लोगों तक यह पत्रिका ही पहुंचती है। हम लोगों का, मुजफ्फरपुर वासियों का, जो जहां जिस क्षेत्र में है, उनका नैतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि आप इस पत्रिका को हर तरह से सहयोग करें। आप अगर अपने माध्यम से 15 मित्रों तक इस पत्र कुछ बना देते हैं तो यह मुजफ्फरपुर के रचना कर्म और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान होगी। मैं तो इसे जब भी बनारस या देश के किसी भी बड़े मंचों पर जाता हूं तो मैं पूरी पत्रिका का बंडल लिए जाता हूं, और जब देता हूं तो लोग कहते क्या है, ये तो इंडिया टुडे और आउटलुक की तरह की यह पत्रिका है, और इसमें कभी कभी पृष्ठ साहित्य संस्कृति के लिए है, पृष्ठ भी तो समसामयिक चिंतन और वैश्विक जो समस्याएं हैं और उसका आवरण भी लाजवाब, और इसके लिए जितना परिश्रम प्रेम भूषण करते हैं, मैं इस परिश्रम के लिए, इस तरह की पत्रिका की प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं, आप एक सार्वजनिक, एक सांस्कृतिक और इस शहर को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए यह गौरव बना रहे, शाश्वत रहे, निरंतर रहे, इसके लिए हम सबको इनके साथ मिलकर कदम ताल भरते हुए, और कुछ हम कर सके या ना कर सके, लेकिन इन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं, इन्हें हम उत्साहित कर सकते हैं, और जो भी संभव हो उस तरह का सहयोग कर सकते हैं। और जब सब आदमी साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, जब सब लोग मिल जाएंगे तो फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। तो इस पत्रिका को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और मुजफ्फरपुर को विशेष रूप से समादृत होने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए ही चाहिए। कल को हम गर्व से कह सकेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर से ऑनेस्ट रिपोर्टर पत्रिका निकलती है, और आज उसी ऑनेस्ट रिपोर्टर पत्रिका के तत्वावधान में जो इस वर्ष को पूरा करते हुए 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही है ये पत्रिका। आज यह कनक्लेव, और कनक्लेव में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रंग, कर्म, राजनीति, संगीत, विभिन्न माध्यमों से, जबकि यह समय आज का कितना खतरनाक भी है, खराब भी है, और संगीत से जुड़े हुए लोग वार्धक्यावस्था को प्राप्त कर जाते हैं तो उनके लिए बड़ा डेंजर जोन भी हो जाता है। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और बीतते हुए वर्ष 2025 ने अच्छा भी दिया, बुरा भी दिया, लेकिन इस आंग्ल नववर्ष आने वाला है, हम उसके लिए आप सबको ऑनेस्ट रिपोर्टर पत्रिका की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और फिर मैं प्रेम भूषण जी, और आज एंकरिंग जो कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, जनमन भारत के पत्रकार, पोर्टल के संचालक और संवाद संचार अखबार से जुड़े हुए पत्रकार, और साथ ही साथ बहुत ही सहृदय छोटे भाई वरुण कुमार संचालक की भूमिका में थे, प्रियंका थी, प्रियंका नहीं, निशा, ये तो दिन का समय है, निशा तो अब होगी, लेकिन ये प्रियंका निशा ही है, निशा आने वाला है। और जो तुमने काम किया हुआ वाला ही काम था, जो प्रिय घटित करा दे किसी आयोजन को, वही प्रियंका है। इसलिए निशा शर्मा ने जैसे मजबूती के साथ और वरुण कुमार ने जिस ढंग से संचालन किया, और बीच बीच में मैंने देखा कि कुछ लोग परेशान भी हो रहे थे प्रश्नों से, लेकिन कई ऐसे जाबाज लोग इस जगह हैं लगातार बहुत संभला हुआ उत्तर दे रहे थे। रंग कर्म के क्षेत्र के बड़े नाम भाई क्षितिज प्रकाश, आप हाजीपुर से इस विषम समय में आए, रंग कर्म के लिए ही नहीं, यह ऑनेस्ट रिपोर्टर के कनक्लेव के प्रति भी आपका सम्मान भाव है। मैं
इस सभागार को और सुस्वादु व्यंजन को पदार्थ को उपलब्ध कराने के लिए इसके युवा प्रोपराइटर सुगंध कुमार, जो एक प्रखरधार युवा नेतृत्वकर्ता भी हैं, युवाओं के लिए बहुत उत्साहित होकर काम करते रहते हैं और अपनी अग्रज पीढ़ी का बहुत मान सम्मान करते हैं। प्रमोद आजाद, सत्येंद्र कुमार टुनटुन जी, संजीव साहू जी, भाई रामेश्वर द्विवेदी जी, उधर अविनाश तिरंगा जी, कुछ लोग हैं क्या और सब आए गए भूले भटके, जिनकी आत्माएं यहाँ छूट गई हैं और जिनकी आत्माएं कहीं अब भटक रही होंगी, जो यहाँ थे लेकिन अब नहीं हैं, तो उन्हें भी इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं देते हुए आज का यह आयोजन एक खुशबू चंदनी बहने लगी भीतर, देह को पर लग गए ऊंचा उड़ा जी भर, यह सफर ही सत्य शिव सुंदर हुआ, कौन जाने कौन सा पल फिर धाम हो जाए, हम समझ ले एक दूजे को जिए, कौन जाने कौन सा पल फिर नाम हो जाए। हम लोगों ने 4 घंटे की यात्रा कैसे तय की पता ही नहीं चला, लेकिन जाने कैसे पंख लगाकर पल पल उड़ता जाता है। वक्त तो है आवारा पंछी, कहाँ पकड़ में आता है। अगर यह समय पकड़ में आ जाता तो हम लोग अभी और संवाद करते और प्रेमिल वातावरण में रहते, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सारा लेखा जोखा ऑनेस्ट रिपोर्टर के अगले अंक में निश्चित रूप से संपादक प्रेम भूषण के द्वारा लिया जाएगा। इसलिए आज इस वक्त आप हैं, हम हैं, कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते। जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें देर तक संग बह नहीं सकते। इसलिए हम लोग अब तक तो बहते रहे बहते रहे बहते रहे। और प्रेम भूषण जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बड़ा ही गंभीर दायित्वपूर्ण और सचमुच मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार और बिहार से लेकर राष्ट्रीय धारा को भी प्रखरता देने के लिए ऑनेस्ट रिपोर्टर के इस कनक्लेव का, इस विशद संवाद का आपने आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश तिरंगा जी है ना कि चले गए, वो कल से ही लगातार लाइव कर रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं वरुण जी को सम्मानित करने के लिए स्वयं को खड़ा कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं रामेश्वर द्विवेदी जी को, सत्येंद्र कुमार टुनटुन जी को। आइए सामूहिक रूप से इस पत्रकार, साहित्यकार, युवा का हम लोग सम्मान करें, जो इतना बढ़िया, क्या कि नाना प्रकार के प्राणियों को झेलना और उनसे जूझना बहुत आसान नहीं था। यह कठिन काम को संपादित करते रहे। और अब वो ये है वरुण कुमार जी। आइए ना तिरंगा जी, आइए आइए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आइए, खाली गाड़ी उलार ना हो। क्षितिज भाई आइए, इस युवा पत्रकार को आपका स्नेहाशीष चाहिए ही चाहिए। अब ना तुम, ये तो छोटा बच्चा ही कहीं आ जाता है। प्रेम में आ रहा है ना सर, देखो भाई। चिरागों को आंखों में महफूज साथी अभी और भी दूर तक रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब इसका वार्षिकोत्सव कीजिए हर वर्ष। ये कनक्लेव तो करते ही करते हैं, ऑनेस्ट रिपोर्टर का वार्षिकोत्सव होना चाहिए। अगले अप्रैल में हमारा होना है। ये आज इसी मंच से घोषणा करते हैं कि अगले अप्रैल में, अगले अप्रैल मैंने 2026 के अप्रैल में हम लोग ये कॉन्क्लेव का 11वां वर्षगांठ मनाएंगे और उसमें विस्तृत रूप से बिहार के कोने कोने से लोगों को बुलाएंगे। वाह। और मैं साहित्यकार सबसे ज्यादा सभी लोगों को बुलाएंगे, सभी लोगों को माने करते हैं, सभी साहित्य, चिकित्सा,
और युवाओं के, हाँ, मनुष्य सबके बुलाएंगे। और साथ ही इमेज किंग के टीम को भी बुलाएंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाया है। तो इसमें हम चाहेंगे इमेज किंग के तमाम जो टीम के मेंबर हैं वो मंच पे आ जाएं और उनको भी सम्मानित किया जाए। हेलो हेलो हम लोगों के हमेशा हर कार्यक्रम में सहयोगी रहने वाले काफी पैसा उधारे कैसे काम कर देते हैं। टीम को बधाई भाई, नगद उधार सब कर देते हैं। इस बात लेंस चेंज हो फैल जाओ, ठीक है, क्लोजअप में है। तिरंगा जी आएंगे तो लेंस चेंज